स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और आज मैं पहुंचा हूं जनपद बागपत के गांव बंदपुर में। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी किसी बड़ी परीक्षा का यानी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का परिणाम होता है तो उसमें कई प्रकार के सफल अभ्यर्थी निकलकर सामने आते हैं। कई बार देखने में आता है कि ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा सफल होते हैं जिनको केवल यह कह दिया जाता है कि आपको केवल पढ़ना है और केवल पढ़ना है और किताबों के अलावा आपको कोई अन्य काम नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन सफल अभ्यर्थियों में चुनिंदा अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर यह बात विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब ऐसे विद्यार्थी सफल होते हैं तो उनको दुनिया के सामने लाया जाए और व्यापक स्तर पर उनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, बिजी शेड्यूल रहते हुए और जीवन में आगे बढ़ते हुए भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें उपलब्धि हासिल की जा सकती है। तो इसी प्रकार के व्यक्तित्व से आपको हम यहाँ पर आज मिलाने जा रहे हैं। उनसे उनका परिचय प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और वो भी अपना पारिवारिक जिम्मेदारी जो उनकी रही है उसका निर्वहन के साथ साथ। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? जी नमस्कार सर, मेरा नाम रूबी बाना है। तो आपने किस परीक्षा में क्या सफलता प्राप्त की है? सर हमारा NTA जो नेशनल टेस्ट एजेंसी होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कराते हैं UGC नेट एग्ज़ाम। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एग्ज़ाम होता है। इसमें मैंने अच्छे नंबर से अच्छी सफलता हासिल की है। मैं जनरल में 214 नंबर आए हैं 300 में से, जो मेरा नेट क्लियर हुआ है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है जो मैंने क्लियर किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है, जैसे कि आप विवाहित हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जो आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे हाई स्कूल में आपका और किस प्रकार इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो एक जो लंबी यात्रा होती है तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी सर, ज़रूर सर। मैंने 10th 2006 में किया है। उसके बाद मैंने PCM से 12th किया है 2008 में। 2009 और 10 में मैंने AIEEE के लिए, IIT के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किए, जिनमें मेरे जनरल रैंक आई थी, अच्छा स्कोर था, पर किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैंने BA किया। मेरे 2012 में BA कंप्लीट हो गया। दैन मैंने SSC की तैयारी करी, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, पर मेंस फिर कुछ हालात ऐसे हो गए मैं नहीं कर पाई। उसके बाद सर मैंने 2014 से 16 तक मैंने MA किया। दैन मैंने 16 से 2019 तक LLB किया, जो मैंने काका होराम कॉलेज बागपत से किया है। 2019 के बाद मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया, जो 2020 से 2022 के बीच में, और दैन मेरा नेट क्लियर हो गया है, UGC नेट। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 2014 से 16 आपने MA किया, तो आपका MA किस विषय में रहा? सर मेरा MA इंग्लिश से हुआ है, लिटरेचर। MA इंग्लिश आपने लिटरेचर किया और उसके बाद में फिर जो आपने LLB की तरफ आप गए, तो यहाँ पर जो MA इंग्लिश आपका था तो वहाँ पर भी आपका नेट का बन रहा था एक, तो उसको छोड़ करके आप LLB की तरफ गए, तो ये जो डाइवर्जन हुआ ये कैसे हुआ? सर जब मैं इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रही तो एक बार एक सर कहने लगे कि आप सिविल सर्विस में जाइए। तो जैसे मैंने देखा कि UPSC के लिए बहुत स्ट्रगल है, तो मैंने सोचा कि मैं जुडिशरी ही अप्रोच करूँगी। तो मैंने जुडिशरी में अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। तभी से मैंने LLB और LLM किया। तो जो LLB है उसमें अक्सर देखा जाता है जो महिलाओं को थोड़ा सा जो एडवोकेसी का जो पेशा है, तो कुछ क्षेत्रीय हिसाब यदि देखें तो उसमें कम प्रीफर किया जाता है, शहरों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब आपने LLB करने का निश्चय लिया तो क्या कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? नहीं सर, मैंने LLB के बाद मैंने एनरोलमेंट करा लिया है अपना बार काउंसिल में।
लखनऊ। उसके बाद मेरा AIB का भी क्लियर हुआ है। चाहे तो मैं एडवोकेसी कर सकती हूँ अपने पर्टिकुलर केस लेके, लेकिन मैं अभी एडवोकेसी में जाना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ मैं जुडिशरी की तरफ ही प्रिपेयर से, अगर मेरा जुडिशरी PCS हो जाता है अदरवाइज स्टेट का, तो मैं जज ही बनूँगी। और ये एग्ज़ाम तो मैंने एक तरह का सेफ गार्ड है कि अगर नहीं जा पाऊँ तो फिर मेरे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है ही। तो हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि हम देख रहे हैं कि 2 बच्चे बैठे हैं, तो कुल आपका जो परिवार है उसमें कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। बेटी मेरी 7th क्लास में है, बड़ा बेटा मेरे 6 साल का हो जाएगा, अब वो LKG में है, और छोटा बेटा मेरा नर्सरी में है। तो इतना जो है पारिवारिक जिम्मेदारी आप पर बहुत रही है, और तीनों बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहे हैं, तो इस बड़ी जिम्मेदारी में किस प्रकार से आपने एडजस्टमेंट किया, समायोजन किया? इसमें निश्चित रूप से घर वालों की भी भूमिका रही होगी। 3 बच्चों को साथ परवरिश लेकर के आप चली हैं और एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आपने पास की है, तो क्या कहना चाहेंगे परिवार के बारे में? जी सबसे पहले तो मैं अपने ससुर जी को थैंक्स कहना चाहती हूँ, जो हमेशा मुझे ये कहते रहेगी तो क्या करेगी, बहुत पढ़ ली, अब क्या करेगी, कुछ करेगी भी या नहीं करेगी। तो उनका एक तरह का मुझे मोटिव था कि नहीं मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो। मैंने सुना सबका, लेकिन मैंने मेहनत बहुत करी। मेरी सास ने बहुत कोऑपरेट किया, देवरानी जेठानी सभी, मतलब जॉइंट फैमिली है। हस्बैंड का काफ़ी अच्छा रोल रहा, बेटी भी काफ़ी कम करती थी मुझे सहयोग कि मम्मी नहीं आप कर लोगे, आप मेहनत करो। तो पूरी फैमिली ने, उधर बुआ जी बैठी हैं मेरी, वो भी बहुत कोऑपरेट करती थी, कहती थी नहीं तू मेहनत कर, सफल ज़रूर होगी एक दिन। तो यहाँ पर एक बड़ी बात सामने निकल के आई है, बातों ही बातों में इन्होंने जिक्र किया है जॉइंट फैमिली, जो अब दुर्लभ हो गई है देखने को। शहर और गांव में भी अब विलुप्त सी होती जा रही है संयुक्त परिवार प्रथा। और यहाँ पर जो इन्होंने श्रेय दिया है वो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार को दिया है, जो इनकी सास हैं और ससुर हैं, और इन्होंने साथ में अपनी बेटी को भी उसमें श्रेय दिया है, और जो पति हैं इनके भूपेंद्र जी उनको भी श्रेय दिया है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को श्रेय दिया है, और ये श्रेय कहीं ना कहीं तभी जा रहा है जब संयुक्त परिवार है। एकल परिवार में किसी गृहिणी के लिए 3 बच्चों की परवरिश के साथ आगे बढ़ पाना नामुमकिन सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार प्रथा ने वह कर दिखाया जो एकल परिवार में संभव नहीं था। आइए प्रश्न उत्तर का सिलसिला आगे जारी रखते हैं और आगे के प्रश्न करते हैं। जी, तो आपका पढ़ने का रूटीन जानना हम चाहेंगे कि क्या आपका पढ़ने का रूटीन रहता था? सर मैं 1.5 साल से ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ मेरठ से, और सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो बच्चे चले जाते थे, उसके बाद मैं टाइम निकालती थी। मेरे 8 से 10 घंटे तो ऑनलाइन क्लास थी लॉ के लिए, क्योंकि लॉ बहुत ज़्यादा वाइड है। तो हम जानना चाहेंगे ये जो 8 से 10 घंटे की ऑनलाइन लगातार क्लास थी या ब्रेक करके था? नहीं सर, मेरी सुबह मॉर्निंग, वैसे तो मैंने जुडिशरी के लिए ही ज़्यादा किया है, तो मैंने GS के लिए उसमें मॉर्निंग 8 से थी। तो उसके बाद लेकिन लॉ की मेरी 9:30 से 11 बजे तक थी। तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, काम निपटा के अपना क्लास करनी, फिर इवनिंग में 4 से 6 बजे, फिर रात को हमारा 8 से 10:30 बजे। तो मतलब कंटिन्यूस था अपना, फिर उसका रिवीजन, फिर प्रैक्टिस सेट, MCQs, बस। तो कहीं कोई ऐसा भी हुआ, आप क्लास कर रही हैं ऑनलाइन, आप बैठी हुई हैं और कुछ गेस्ट अचानक से आ गए हों, और या अचानक से आपके कमरे में बच्चे आ गए हों मम्मी मम्मी करते हुए, तो ऐसा भी कुछ कभी हुआ होगा? क्या कुछ ऐसा होता था? जी बहुत बार ऐसा होता था, बहुत बार। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जब मैंने तैयारी करी, जब मेरा छोटा बेटा तो शायद बहुत ही छोटा था, मतलब हुआ ही था, तो और बड़ा बेटा भी 1.5 साल का था जब मैंने अपने एग्ज़ाम दिए। तो काफ़ी बीमार थे, पर बस ये था कि नहीं मुझे करना है, हर हालात में मुझे करना है बस। तो जैसा अब आपने कर दिया, तो जिस समय आपको ये पता चला, रिज़ल्ट आया कि आपने नेट क्लियर कर लिया है, तो उस समय आपके सामने कौन था पारिवारिक सदस्य, क्या प्रतिक्रिया थी, वो हम जानना चाहते हैं। जी मेरा रिज़ल्ट 8 बजे 13 तारीख को रात को अनाउंस हो गया, लेकिन मैं पता नहीं कर पाई। मेरठ से एक लड़की थी, 10:30 बजे उसका कॉल आया, बोले कि तेरा क्लियर हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मेरे हस्बैंड थे, फिर मैंने सब फैमिली को बताया फ़ोन पे। तो फिर जैसे कि अब पूरे गांव में, अभी मैं आ रहा था बाहर से, तो हमने पता किया
कि जी भूपेंद्र जी का घर कौन सा है, तो वहाँ पर तुरंत ही आपका जिक्र आया कि वे भूपेंद्र जी जिनकी वाइफ ने वो टेस्ट पास किया है, नेट टेस्ट पास किया है। तो कहीं ना कहीं आपने परिवार का नाम रोशन किया है। जनपद बागपत में कई लोगों ने किया है, टेस्ट पास किया है, लेकिन विशिष्टता हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि विशिष्ट बात यह है कि आपने जिम्मेदारियों के साथ और लंबे समय में स्ट्रगल किया है, कई वर्षों तक किया है और आज वो सफलता हासिल की है। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि हम जल्दी ही अगला इंटरव्यू लें जब आप जुडिशियरी के लिए नियुक्त हो जाएं, जज बन जाएं। थोड़ा सा जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, मैं उसके लिए बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए हमारा फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और हमारे सेकंड पेपर में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। हमारा 300 का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने KVS मदान की बुक ली है और यूजीसी नेट पे NTA पे मॉक टेस्ट आते हैं, उससे तैयारी करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में स्कोर बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास गुड चांस ये है कि क्योंकि मेरे पास शुरू से ही PCM था और मैंने साथ के साथ SSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी, तो इसलिए मेरे फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर बनाया। अधिकतर नहीं बन पाता फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा लॉ से बिल्कुल अलग है। उसमें हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और DI के क्वेश्चन होते हैं, कंप्रीहेंशन होता है और डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब बहुत, और रीजनिंग, मैथ, कंप्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही सिलेबस होता है। तो उसी के लिए ही हमें कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे अगर लगाएं तो वो हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार निकलते हैं नेट के। अब जून में होगा, उसके बाद दिसंबर साइकिल चलेगी। तो मैं ये कहती हूँ अगर 3 घंटे भी दो तो हो जाएगा। और सेकंड पेपर हमारा लॉ है ही, इसमें प्रोसीजर लॉ नहीं पूछते, सब्सटेंटिव लॉ पूछते हैं, जैसे कि लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन से केस लॉ पे ज़्यादा प्रिफरेंस होता है। जैसे अब की बार हमारे केस लॉ ही ज़्यादा पूछे थे, और IPC से ये है कि बेयर एक्ट से पूछ लेते हैं सेक्शन वाइज, इस तरह से। तो रूबी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो गृहिणियां हैं, ख़ास तौर से उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके मन में एक मन होता है, जिनकी इच्छा होती है आगे पढ़ने की? जैसे आपने बताया कि आपने इसी घर में आकर के, यानी कि शादी के बाद आपने BA की पढ़ाई की है, तो कुछ तो पहले से ही ग्रेजुएट होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं और वो वहीं पर रुक जाती हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो उस इच्छा को ख़त्म ना करो। जब तक सांस है लड़ते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। तो इसमें संयुक्त परिवार पे आप क्या कहना चाहेंगी? यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि संयुक्त परिवार का कितना रोल रहा आपकी सफलता में, तो आप क्या कहेंगी? परसेंटेज में कितना आप श्रेय देंगी कि संयुक्त परिवार का आपकी सफलता में श्रेय रहा? जैसे कि मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा है हिंदू लॉ में, तो उसमें उसे पितृ जो मतलब मेल होते हैं उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में जॉइंट फैमिली रहे, क्योंकि जैसे पहले से देखते हैं, ये बोलते हैं कि अलग एक झाड़ू किसी को अलग बिखेर दो तो वो झाड़ू नहीं लगा सकती। तो मतलब ये मेरा कहना कि जॉइंट फैमिली में काफ़ी पावर होती है और कुछ कर गुजरने की खूबी है। हाँ जी। तो ये अभी आपने सुना रूबी जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संयुक्त परिवार में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे हैं और जिसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू भी हो गए हैं। तो आगे की बात जारी रखते हैं। अब परिवारजन से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है रूबी जी की सफलता पर। तो इसी क्रम में बात करेंगे, जो रूबी जी की बराबर में बैठी हैं उनसे परिचय प्राप्त करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? संतोष देवी जी। तो आप रूबी जी की क्या हैं? बुआ जी लगती हैं। आप बुआ जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी सफलता है, राष्ट्रीय स्तर का जो है, लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, हर 6 महीने में होता है, बावजूद इसके बहुत कम का इसमें चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगनशील है, मेहनती है, पढ़ाई में अच्छी है और घर का काम भी करना जिम्मेवारी है, सारी बच्चों की भी है, परिवार में रही है। और हम तो बहुत
वो समझते इसकी वही जो है इतना कुछ करके भी पास हो गई हैं। तो ये आपने सुना जो रूबी जी की बुआ जी हैं। अब बात करते हैं रूबी जी की सास से, उनका क्या कहना है इस बड़ी सफलता पर। तो माँ जी, जैसा कि बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है आपकी बहू ने, तो कहीं ना कहीं आपका विशेष योगदान इसमें रहा होगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के पास नहीं जाता है तो दादी की तरफ भागता है। दादी के पास नहीं, इसके पास ही रहे तो। हाँ, पर मेहनत बहुत करी हमने इसकी गैल, इनने भी बहुत करी, हमने भी करी। नहीं तो मतलब बच्चों को रोकना है कि उनकी मम्मी पढ़ रही है, मम्मी ने कह दिया कि ठीक है चाहो दादी जी के पास जाओ, तो फिर तो आपकी गोद में ही बच्चे खेले। हाँ, दादी के पास ही जाओ, उनको मैं तो पढ़ रही हूँ। हाँ, ऐसे कर दी थी। तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा योगदान है। बच्चे जो हैं ज़्यादातर माँ की गोद में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है दादी की गोद में ज़्यादा। हाँ हाँ, दादी के में ज़्यादा खुल है, मगर भाई पढ़ रही से पढ़ लें दो, मैं हम खिलाऊंगे तुमको। तो जैसा कि आस पड़ोस की महिलाएं आई होंगी, तो उनका क्या कहना है, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। हाँ, बढ़िया लगा। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा बहुत मेहनत करी आपने इनकी गैल, ये सब हो गया। तो क्या आप बच्चों मैं इतनी पढ़ ली जी? हाँ, आगे 3 दिन बच्चे भी थे, घर का काम भी था, मेहनत करके अपने कामयाब होगी। हाँ। तो जब ये तैयारी कर रही थी तो किसी आस पड़ोस की महिला ने या गांव की महिला ने ये नहीं कहा कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो बहू को? ये तो बहुत सुनते हैं, यहाँ रखते थे, सुनते थे, यहाँ रखते थे हम तो। हमारे तो भाई साहब ही कहते थे। हाँ, वे तो मेरे घर वाले ही कहते थे, गोबर ठाती रहो, रोटी पोती रहो, इनको पढ़ाती रहो। हाँ, मगर मैं तो पढ़ाऊंगी, था लेना मेरे को कुछ पढ़ा। तो ये सच्चाई निकल करके कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जो कह रही हैं उनसे भी बात करेंगे, जो अन्य परिवारजन हैं। तो कहा है कि इनको बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन बात वही है, तपस्या होती है, पढ़ाई जो पढ़ता है वो भी तपस्या करता है, साथ ही साथ जो अन्य लोग होते हैं वो भी तपस्या करते हैं, और कई लोगों की जब तपस्या इकट्ठी हो जाती है तो अंत में निकल के आती है एक बहुत बड़ी सफलता।